नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मकसद है समाज में अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच पाए। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं हर किसी के हिस्से में नसीब हो। कई योजनाओं ने तो लोगों के जीवन में 360 डिग्री का परिवर्तन लाया है। मोदी सरकार की इन योजनाओं को लेकर देश का मुसलमान क्या सोचता है? इन योजनाओं को लेकर देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास से कितने प्रभावित है मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा बेहद खास शो, मोदी मुल्क और मुसलमान। तीसरा टेन्योर शुरू हुआ है। इसमें देश के मुसलमान ने निर्णय करके बता दिया कि आज हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की सख्त जरूरत है। जब से मोदी जी ने कमान संभाली है तब ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को कि अगर हमें आगे बढ़ना है, देश के लिए कुछ करना है और कंधे से कंधा मिला के चलना है तो हमें एजुकेशन लाइन में सबसे आगे बढ़ना होगा। पुरानी सरकारें जो थी मुसलमान को अपना वोट बैंक मानती थी, जबकि नरेंद्र मोदी जी में फर्क ये है और पुराने जो लोग थे उनमें फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जो जनता है हिंदुस्तान की उसको अपना वोट बैंक मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान। बात करेंगे आज पिछले कुछ सालों में किस तरीके का काम केंद्र सरकार ने किया है और खास करके अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उन कामों का क्या ग्राउंड पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज राजधानी दिल्ली में हम लोग नई दिल्ली में मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। ये बताइए कि अगर हम बात करें उपलब्धियों की, अक्सर कहा जाता है कि पूर्व की सरकारों की बात करें, मुस्लिमों को एक वोट बैंक के रूप में देखा गया। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, एक रोड मैप जो बना मोदी सरकार में, किस तरीके से देखते हैं इसे? सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है। मोदी मुल्क और मुसलमान तीनों में मीम और माँ से शुरू होता है। जैसे हम लोग दीपावली में से अली को नहीं निकाल सकते, रमजान में से राम को नहीं निकाल सकते, ऐसे ही मोदी मुल्क और मुसलमान तीनों को मिलाकर जो आपने कंटेंट बनाया, मैं आपको इसके लिए बधाई दूंगा। आज बात करें हम कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने काम किए हैं, और मोदी जी ने जो काम किए हैं वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के लिए किए हैं। उनका जो परिवार है वो 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है, उस परिवार के लिए काम किया है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि पिछले जो 10 साल की बात करें तो पहले 5 साल हमारे मुस्लिम समाज ने मोदी जी को देखा और उसके अगले 5 साल में मुस्लिम समाज ने मोदी जी को परखा। और अभी जो तीसरा टेन्योर शुरू हुआ है इसमें देश के मुसलमान ने निर्णय करके बता दिया कि आज हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की सख्त जरूरत है। और उसी का परिणाम है कि कुंदरकी जैसी सीट जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है आज मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो सवाल भी उठ रहे हैं, अगर उस सीट पे हम बात करें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम वर्ग का था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ वोटिंग नहीं सही होने दिया, मुसलमानों को उनके राइट्स छीन लिए, उनको मतदान नहीं करने दिया गया। उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? आपकी जानकारी में कितने वोटों से जीते हैं रामवीर जी? इतनी बड़ी जीत, उसके अंदर वोट नहीं डालने दिया तो वोट आया कहाँ से? मतदाताओं ने मतदान का इस्तेमाल किया तभी तो वो जीते। और जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ रामवीर जी की जो उपलब्धियाँ हैं, उनका खुद का काम किया हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम किया हुआ हम सबके लिए काम आया और उसी से वहाँ से एक दिशा मिली है। और ये दिशा शुरू हो गई थी आपके हरियाणा से होती हुई महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से होती हुई सीधे उत्तर प्रदेश। अभी आपको बता दूं, ये जो रण छिड़ा है इसमें दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास जताती है। और यहाँ भी हम भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं एश्योर कर दूं आपको अपने पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से कि आज मुस्लिम समाज मोदी जी की अच्छे कार्यशैली से, उनके अच्छे निर्णयों से और मुस्लिम समाज के उत्थान को ध्यान में रखते हुए आज मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जब भी बातचीत होती है, जब चुनाव नज़दीक आता है, अभी हम बात करें, अब दिल्ली का चुनाव बेहद नज़दीक आ चुका है, जाहिर सी बात है सभाएं भी शुरू हो गई हैं, लोग मिल भी रहे हैं। मुस्लिम वर्ग के जहन में वो कौन से मुद्दे होते हैं जिनको लगता है कि
इस मुद्दे पर सरकार को बातचीत करनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं दिल्ली के इस चुनाव को? मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया जो काम मोदी जी ने किया है अल्पसंख्यकों के लिए, वो किया है एजुकेशन लाइन में। मैं बाय प्रोफेशन खुद एक अधिवक्ता एडवोकेट हूँ। तो पहले अगर बात करें आज से 10 साल पहले जब मैंने एनरोलमेंट किया था तो बहुत सीमित संख्या में जो एडवोकेट्स थे मुस्लिम कैटेगरी से, वो बहुत कम थे। अब पिछले 10 सालों में अगर आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत मतलब कम से कम ये समझ लीजिए 60-70% राइज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि जब से मोदी जी ने कमान संभाली है तब ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को कि अगर हमें आगे बढ़ना है, देश के लिए कुछ करना है और कंधे से कंधा मिला के चलना है, तो हमें एजुकेशन लाइन में सबसे आगे बढ़ना होगा। तो ये बहुत फ़र्क पड़ा। मदरसा जो अपग्रेड कर दिया है, पहले मदरसों में क्या होता था, सिर्फ अरबी और उर्दू की पढ़ाई होती थी, बट अगर आज आप चले जाएं तो वहाँ कंप्यूटर भी लगा हुआ है, वहाँ बच्चे आईटी की एजुकेशन भी ले रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराए जा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि सबसे जो मेरे को जो लगा मेरे हिसाब से वो एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा राइज किया। कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं कि भाई मोदी सरकार जानबूझ करके मदरसों को खत्म कर रही है। असम के अंदर हमने देखा। तो ये क्या है, मतलब किस खत्म तरीके करने का इन द सेंस मतलब ये है कि जो अनरजिस्टर्ड है, जो एड तो ले रहे हैं पर वो दिखा नहीं पा रहे कि उस एड को यूज़ कहाँ कर रहे हैं। अभी एड वो मदरसे के नाम पे ले रहे हैं, यूज़ अपने घर के लिए कर रहे हैं, तो उसको तो बंद होना लाजमी है मतलब ना। आप मानते हैं कि कुछ विसंगतियां थी उसको दूर किया जा रहा है? अच्छा है ये। बिल्कुल बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। अपग्रेडेशन इतना ज़्यादा हो चुका है। और दूसरा मैं कहूँ कि हेल्थ सेक्टर में अगर आप जाएँ, मुस्लिम्स एरिया में आप जाके चेक कीजिए डाटा वाइज, तो कितने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स वगैरह जो खुले हैं वो किस लिए खोले हैं। अगर ऐसी ही कोई बात होती कि लोग जो बता रहे हैं कि हम नहीं, क्लिनिक की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने खोल के दिया, ठीक है, चल रहा है वहाँ दिल्ली में? बिल्कुल नहीं चल रहा। आप वहाँ जाके देखिए, गाय अंदर बैठी हैं, गोबर पड़े हैं, कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा। अब कुछ अगर आप जमुना पार जैसा एरिया जो दिल्ली का है वहाँ आप जाके देखिए, एक हॉस्पिटल हुआ करता तो जग प्रवेश चंद्र, आज से 10 साल पहले आप वहाँ की हालत देखिए जाके, और आज आप देखिए अपग्रेडेशन कितना कर दिया। किसके लिए किया है? हमारे लिए किया है, अल्पसंख्यक को लिए किया है। वहाँ कौन रहता है? वहाँ 70% अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ लोग रहते हैं। रोजगार की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं? खास करके ये कहा जाता है सरकार ने रोजगार नहीं दिया, अल्पसंख्यक वर्ग में किस तरीके से उसका एक इम्पैक्ट किया? तमाम जो महत्वपूर्ण फैसले वे रोजगार से जुड़े। रोजगार की अगर बात करें तो आप लोअर लेवल पे जाइए या अपर लेवल पे, एक मोदी जी ने बड़ी अच्छी स्कीम बताई थी आपदा में अवसर, उसमें आप देखिए अब क्या हुआ। जिन लोगों के पास काम करने का कोई साधन नहीं, कुछ नहीं था, पर उनको समझ में आया कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हम अपने हुनर को अगर हम सामने रखते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है भाई? आजीविका मिल रही है, रोजी रोटी उनकी मिल रही है। वही लोग क्या करते थे, घूमते थे इधर उधर कि कोई हमें नौकरी दे दे, कुछ दे दे। नौकरी अगर आप कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, बट नौकरी करना, किसी के साथ बाउंड होना और अपना काम करना, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, आपके पास भी आता हूं मैं। अगर हम बात करें कुछ महिला हितों के फैसले की बात करें, जैसे ट्रिपल तलाक जैसा विषय था उसको ख़त्म किया, बहुत सारे लोगों ने उसमें फैलाया कि ये फैसले नहीं ले रही है सरकार, थोप रही है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए जनाब, मैं आपको बताऊं, ट्रिपल तलाक के बारे में आप बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक एक ऐसा मतलब मुसलमानों के अंदर एक ऐसा कानून था जिसको ये माना जाता था कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा नाराज़ इसी फैसले से होता है। जब कोई इंसान किसी औरत को तलाक देता है तो ये सुना जाता है कि सातों आसमान जो होते हैं वो उसके लिए बद्दुआ करते हैं। और आप देख रहे हैं कि 26 जो मुल्क थे, जो इस्लामिक ममालिक थे अपने देश में, अगर आप देखें बराबर में पाकिस्तानी है, वहाँ पर भी ट्रिपल तलाक जो है वो बैन था। सिर्फ एक हमारे हिंदुस्तान में जो कुछ कट्टरपंथी लोग थे, ये कह सकते हैं कि जो महिलाओं को दबा के रखना चाहते थे, जो अपनी बपौती बना के रखना चाहते थे, उन लोगों ने ट्रिपल तलाक को एक हवा बना रखा था कि नहीं, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और इसमें भी आपको बता दूं कि बहुत सारे मसलक हैं मुसलमानों में, उसमें सिर्फ एक हनफी मसलक ऐसा है जिसमें ट्रिपल तलाक जो था वो जायज़ था। आप शिया में चले जाएं, आप किसी और बोहरा समाज में चले जाएं, आप और समाज में चले जाएं, सब जगह जो था उन्होंने पहले ही ट्रिपल तलाक को त्याग दिया था। सिर्फ एक हनफी मसलक जो था वो उसको लिए बैठा था, और वो भी मैंने आपको बताया सिर्फ इसलिए कि औरत को अपनी बपौती समझ लेना था। उसमें ये होता था कि अगर आपने आप कोई फैसला लिया लेडीज़ ने कि अब मर्द के खिलाफ जाके वोट डाल दिया किसी राजनीतिक पार्टी को, तो उसको तलाक तलाक तलाक।
अगर खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो तलाक तलाक तलाक। छोटी सी बात पे अगर किसी ने कोई बात नहीं मानी, कोई उसने डिमांड करी और ससुराल वालों ने वो डिमांड पूरी नहीं करी तो तलाक तलाक तलाक। तो ये जो फैसला हुआ है इसमें देखिए, एक बात सुनिए, मैं मर्द हूँ, मैं ये ना सोचूं ये मेरे खिलाफ है, क्योंकि मेरे आगे बहन भी है, मेरे आगे बेटी भी है, तो मुझे उनका भी देखना है कि कल को उनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। तो ये अगर देखा जाए तो पूरे मुस्लिम समाज में एक कुरीति थी जिसको मोदी जी ने ख़त्म कराया और मुसलमान समाज उसके लिए बहुत खुश है। जो नाराज़ हैं, जैसे आपने कहा कि वो लोग कह रहे हैं जी थोपा है, थोपा नहीं है ये तो। आप कुरान शरीफ में सूरह निसा को अगर उठा के देखें आप, तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि 3 तलाक आप नहीं देंगे। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर थे, उनके ज़माने में भी 3 तलाक नहीं थी। ये तो बाद में हज़रत उमर एक खलीफा बने, उन्होंने वो 3 तलाक की प्रथा चलाई। उससे पहले ये था कि आप 1 तलाक दीजिए, 1 महीने का टाइम दीजिए उसको सुधरने का, फिर 1 तलाक दीजिए, फिर सुधरने का टाइम दीजिए। इतना अगर था पहले की सरकारों ने इस पे काम नहीं किया, मानते हैं कि ये गलतियां थी, एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते थे, इसलिए इन विषयों को सोचते नहीं। भाई साहब, पुरानी सरकारें जो थी मुसलमान को अपना वोट बैंक मानती थी, जबकि नरेंद्र मोदी जी में फ़र्क ये है और पुराने जो लोग थे उनमें फ़र्क ये है कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जो जनता है हिंदुस्तान की उसको अपना वोट बैंक मानते हैं, उसको मानते हैं। वो ये क्या करते थे कि वो अपीजमेंट की पॉलिसी करते थे, ये मुसलमान है इसको ले लो, ये एससी है इसको ले लो, ये फलानी जाति का इसको ले लो। तो अपीजमेंट पॉलिसी अब ख़त्म करके मोदी जी ने सभी को कि जो भी काम होगा वो पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा, पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिकों के लिए होगा, किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ऐसे बोल्ड फैसले ले पा रहे हैं। बिल्कुल। युवाओं की अगर हम बात करें, आप भी युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं जो महत्वपूर्ण फैसले अगर सरकार के हों और अभी भी लगातार जिस तरीके के काम हो रहे हैं देश में? युवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत सारे रोज़गार उपलब्ध कराए हैं, लाइक एजुकेशन लेवल में, जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया। अभी जुडिशरी में भी जो है पहले के मुकाबले जुडिशरी में काफ़ी मुस्लिम्स का जो है वकालत भी कर रहे हैं। मैं वकालत बाय प्रोफेशन, मैं मुस्लिम बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। तो मैंने देखा है कि अब से 10 साल पहले तक जो जुडिशरी में एक मुस्लिम कैटेगरी के लोग आते थे, बहुत उनका स्किल बहुत कम होता था। आज के टाइम में दिल्ली जुडिशरी देख लीजिए, काफ़ी लोग जो है इसमें जुडिशरी में आए हैं, IAS PCS रैंक में गए हैं। तो काफ़ी जो है योगदान रहा है युवाओं के लिए भी मोदी जी का, और नेक्स्ट लेवल पे भी लेकर के जा रहे हैं। लाइक IT स्किल में जो है काफ़ी जो है काम चल रहा है, तो काफ़ी जो है स्टार्टअप्स जो हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है। आप लगातार युवाओं से मिलते होंगे, तो उनकी विचारधारा कैसी है सरकार को लेके, किस तरीके से सोच रहे हैं वो सरकार के बारे में? सरकार के बारे में, क्योंकि पिछली सरकारों के टाइम में इतना काम नहीं हुआ, और ये जो चेंजेस आए हैं, मोदी जी ने जो एक चेंज करे हैं, तो उसके हिसाब से अभी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। काफ़ी कुछ बदलाव आ रहा है हल्के हल्के, मुस्लिम कम्युनिटी में भी हल्के हल्के चेंज आ रहा है। काफ़ी मतलब पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत चेंज आ रहा है, और वो भी अपने सब रोज़गार स्किल पे वर्क करवा रहे हैं उसमें। बिल्कुल। अब आते हैं हम, खास करके दिल्ली की बात हो रही है, हम लोग नई दिल्ली में खड़े हैं। यहाँ पर भी लगातार चुनाव की बात होती है। पूर्व की सरकारों ने दावा किया बहुत काम हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कितना लाभान्वित मानते हैं खास करके वो हिस्से दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल है? वहाँ कुछ काम हुआ है? किसी के कुछ काम वहाँ पर रुके थे जो पूरा हुआ हो? किसी इस तरीके की बातचीत होती है? आप लोग समाज में रहते हैं। जी, काम हुआ है, और काम इस तरह का हुआ है कि केजरीवाल जी ने वहाँ अपना कमीशन सेट किया। रोड्स में अगर रोड्स बनाने की ज़रूरत है तो जो लोग गरीब रहते हैं वहाँ पे, उन गरीबों के यहाँ पर 3 फीट रोड उठा दिया, और वो लोग किस तरह से उनके हालात हैं, और उसी के साथ वो बार बार चीखते थे कि MCD हमारे पास नहीं है। आज अगर MCD की भी हालत देखेंगे आप, तो MCD की जो नाली है वो MCD बनाती है और रोड्स फ्लड डिपार्टमेंट बनाता है। दोनों में सामंजस्य नहीं है, नाली नीची है और रोड्स ऊंचे हैं। आज उनके घरों में पानी भरा हुआ है। आप जाकर देखिए कि दिल्ली की जो जनता है वो त्राहिमाम कर रही है, बहुत परेशान है, और वो चाहती है इनसे छुटकारा पाना। वो इसे 1, 1.5, 2 महीने का ऐसे बेसब्री से इंतजार कर रही है जैसे किसी सांप के काटे हुए को किसी डॉक्टर की तलाश हो। वो सिर्फ और सिर्फ, मैं समझता हूँ, मोदी जी के इंतजार में है कब ये चुनाव का टाइम आए और वो मोदी जी के साथ जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल है, इन दिनों लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, तमाम लोग बैठे। वक्फ बोर्ड को लेकर के बार बार कहा जा रहा था, क्या आपत्ति है अगर सरकार कई जगहों पर सर्वे करा रही है, वक्फ से जुड़ी संपत्तियां जो हैं वो किस तरीके से अधिग्रहित थीं, उससे सरकार चाह रही है कि कम से कम एक रोजगार का अवसर खुल जाए, उसका इस्तेमाल भी हो। इस पर जब बातचीत होती है तो हंगामा क्यों मचा हुआ है? नहीं, देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अगर कोई पढ़ेगा, पहले क्या होता था, वक्फ में अपनी बाप की जागीर समझते थे लोग। जो चेयरमैन बन गए, उन्होंने अपने फार्म हाउस बना लिए वक्फ की ज़मीन पे, उसमें वो बिज़नेस कर रहे हैं, उसको किराए पे चढ़ा रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट ने नई अमेंडमेंट एक्ट पॉलिसी लाए हैं वक्फ बोर्ड की, उसमें क्या है
कि गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदे होंगे उसके अंदर। जब गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे तो इसका मतलब डायरेक्ट वॉच गवर्नमेंट का है। आप उसमें जालसाजी नहीं कर सकते, आप उसमें फ्रॉड नहीं कर सकते। तो इससे मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। बाकी देखिए, एंटी सोशल एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, 2-4 जो लोगों को भड़काते हैं। तो ये उन्हीं लोगों का काम है जो 2-4 मुस्लिम लोगों को जाके, और आप हमेशा ये नोटिस कीजिए जो भड़काते हैं तो वो हमेशा जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनको ही भड़काते हैं। कभी भी आप ये सोचिए कि कोई दिल्ली हाई कोर्ट में जाके 10 वकीलों को भड़का देगा मुस्लिम, तो वो भड़कावे में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा समझदार जो आदमी होगा वो कभी भड़कावे में नहीं आएगा। संभल में जो घटना हुई, जिस तरीके से कुछ मुस्लिम वर्ग को बरगलाया गया, उनको बताया गया, उसको आप मानते हैं कि एक इसी तरीके का रोड मैप तैयार किया गया? बिल्कुल बिल्कुल तैयार किया गया, एंटी सोशल एलिमेंट्स। आप एक बात बताइए कि जब गवर्नमेंट ने वहाँ ये अलाउ नहीं किया कि कोई जेल के अंदर जाके नहीं मिलेगा, उसके बाद भी लोग, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, नेता, वो अंदर जेल के अंदर जाके कैसे मिल रहे हैं? अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए तो गए वो अंदर। जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं हैं कमियां। बिल्कुल कमियां भी हैं। और वक्फ बोर्ड पे जब चर्चा होती है, बातचीत होती है, आपसे मैं बात कर लेता हूं, बैठकों का दौर चल रहा है, कुछ नेताओं के नाम से भी वक्फ की संपत्तियां निकल गई हैं, चाहे वो हैदराबाद में हो चाहे दिल्ली में हो, उनको बहुत मिर्ची लग रही है। सरकार जो ये फैसला लेने जा रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? गौरव भाई, आप ये समझिए वक्फ का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में वक्फ का लिटरली मीनिंग देखिए। वक्फ का मतलब होता है जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जो पिछड़े हैं, जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, उनके लिए वक्फ की संपत्तियां रखी जाती हैं। अब आप जाकर किसी भी वक्फ में, आप दिल्ली में देखें, आप उत्तर प्रदेश में देखें, आप महाराष्ट्र, कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में, अगर आप वक्फ की संपत्तियां देखेंगे तो वो जो लीज हुई है वो किन के नाम मिलेगी? वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा रसूखदार होगा, उसके नाम वक्फ की दुकान होगी, उसके नाम वक्फ का मकान होगा, उसके नाम वक्फ की कोई ज़मीन होगी जो उनको लीज पर दी गई है। आप ये बताएं, वक्फ जिसके लिए करा गया, जो वक्फ जिसके लिए होना चाहिए था, उनको तो मिल नहीं रहा। जो मोटे मोटे पेट के, बड़ी लंबी लंबी वाले, जो दाढ़ी रखे हुए मौलाना हैं, उनके नाम वक्फ की संपत्तियां चली आ रही हैं। पूरा उन्हें ही लग रहा है। पूरे उन्हें ही लग रहा है। तो ये जब बेवाओं का, मिस्कीनों का, यतीमों का पैसा ये लोग खाएंगे, तो कभी ना कभी तो उनकी हाय लगनी थी ना, और अल्लाह के पास जानी थी। वो हाय अब असर कर रही है। और नरेंद्र मोदी ने जब उन लोगों उनके पास गए कि सबसे पहले तो जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता था। आप ये देखें कि दिल्ली में जो अमानतुल्ला हैं वो आज भी जेल में हैं। किस लिए हैं? वक्फ के लिए हैं। उन्होंने क्या करा, ये जो फतेहपुरी मस्जिद है उसमें दुकानें थी, उनको क्या करा कि पहले 2,000 रुपये किराए पे चल रही थी, अब उनको करा कि जी मैंने 20,000 रुपये किराया कर दिया, बट एक्चुअल में जो उसका रेंट है वो 2 लाख रुपए मार्केट रेट देखा जाए तो 1,80,000 कहाँ जा रहा था? वो उनकी जेब में जा रहा था। इस तरीके की जो धांधली है, जब सरकार को पता लगी तो सरकार ने जो स्टेप उठाया, उसमें एक महिला भी होगी, पिछड़े वर्ग से भी लोग होंगे और गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी होंगे, ताकि इस तरीके के जो वर्चस्व वाले लोग हैं वो उन संपत्तियों को हड़प ना कर पाए, वो उनकी लीज। अब आप देखें कि जी ओबराय होटल है, वो भी ओवैसी साहब हैं, वो भी कई हजार करोड़ की वक्फ संपत्ति पर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के चुंगल से उन संपत्तियों को छुड़ाया जब जाएगा तो इन लोगों को तो मिर्चें लगेंगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जो महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू महिलाओं को ही भागीदारी में, मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं भी आज तमाम ऐसे व्यापार से जुड़ गई। सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण कि वक्फ में उनको एक शामिल किया जा रहा है। इस बात से भी लोगों को, खास करके एक ऐसा वर्ग है जो बार बार समझा रहा है कि नाराज वो लोग हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कुछ लोग ये चाहते हैं कि महिलाएं पढ़ें नहीं। हम ये देखते थे जब हम छोटे थे, आज से मैं आपको 30 साल पहले की, 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो हमारे साथ की जो लड़कियां थी उनको ये कहा जाता था भाई इन्हें घर बिठाओ, इनको घर में ही कायदा पढ़वा दो, कुरान पढ़वा दो, इनके लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये लोग बाहर जाएंगे, लड़कों के साथ पढ़ेंगे तो ये बिगड़ जाएंगे। तो जो लोग, जो मतलब संकुचित, कुंठित मानसिकता के लोग जो बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे थे, वो कब चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड में आपके बराबर में जो चेयरमैन बैठे, डिप्टी चेयरमैन बैठे, वो महिला बैठे? वो तो हजम ही नहीं कर पा रहे ना इन सब चीज़ों को। वो चाह रहे थे कि महिला बुरखे में बैठी रहे, हमारे पैर की जूती बनी रहे, और घर में किचन में उसका काम है, उसके अलावा कहीं उसका काम नहीं है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी जब शुरू में आए 2014 में, जब इलेक्शन लड़ा गया, तो ये कहा सबका साथ सबका विकास। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम चुनाव हुआ 2019 में, तो ये कहा गया सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास।
और अब जब 2024 में आए तो सबका विश्वास भी इसमें जुड़ गया। तो इसी तरीके से धीरे धीरे मुस्लिम समाज में भी अगर आप देखेंगे तो पहले तो यही था कि भाई साथ आने की कोशिश करी लोगों ने कि भाई देखते हैं कैसे हैं मोदी जी, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। 2019 में भी थोड़ा सा डाउट रहा, कुछ लोगों ने सीए को लेके, एनआरसी को लेके बहुत तरह की बातें फैलाई। अब कहाँ हैं वो लोग? अब सीए भी लागू हो गया और एनआरसी तो होना ही नहीं था। मोदी जी ने भी कहा, अमित शाह जी ने भी कहा कि ये तो लागू नहीं होगा, ये तो सिर्फ जो बॉर्डर के आसपास के राज्य हैं उनमें देखा जाएगा, बाकी कहीं लागू नहीं होगा। अब जब सीए लागू हो गया, अब क्यों नहीं करा? अब कहाँ चले गए वो लोग जो शाहीन बाग में बैठे हुए थे? अब वो बिरयानी की दुकानें कहाँ चली गई? अब वो पीएफआई कहाँ चली गई जो उनको फंडिंग कर रही थी? पीएफआई का मुद्दा इन्होंने उठाया। देखिए, पीएफआई को लेकर के भी सरकार ने कठोर कदम होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो जांच करा और बैन तक उसको किया। क्या मानते थे कि संगठन के आड़ में एक बड़ा देश विरोधी कारोबार भी चलता था? देखिए, मुस्लिम समाज के अंदर तालीम की कमी की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। कोई भी आदमी आकर बलगड़ा दे करता था मुस्लिम समाज के व्यक्ति को, क्योंकि वो तालीम याफ्ता नहीं था और उसको रिजल्ट्स का भी नहीं मालूम होता था कि मैं अगर ये क्राइम करूँगा तो इसका लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा। तो उस तरह की वो हरकतें हुई, इसीलिए देश के गृह मंत्री जी ने उसको बैन किया। और आज बैन किया तो आज देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स यूनियंस और ये दुनिया भर की चीज़ें, उसके कुछ पैरेलल संगठन और बना दिए। उस तरह की चीज़ों में से भी आज मुस्लिम समाज के जो युवा हैं वो पढ़ रहे हैं, आईएएस आईपीएस निकल रहे हैं। आज बच्चों के अंदर बेदारी है, उनके अंदर एजुकेशन का स्टेटस बढ़ा है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिसकी वजह से आज देश खुशहाल और बहुत ही आगे बढ़ने की उसमें है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में सारे ओपिनियन एक तरफ थे, सरकार पे बार बार तो नहीं बन पाएगी सरकार। महाराष्ट्र का चुनाव देखें, मुस्लिम वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है महाराष्ट्र में भी उनकी संख्या ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ चुनाव लड़ा और उसके बाद एक जो सोच बदली, एक नैरेटिव बदलने का काम किया, खास करके मुस्लिम वर्ग का, वो किस तरीके से आप देखते हैं और दिल्ली में उसका कितना असर आप लोग देख रहे हैं? नहीं, मैंने आपको पहले भी यही बोला कि अगर सिर्फ मुस्लिम्स की आप बात करें तो लोगों को अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने समाज को हमें आगे बढ़ाना होगा, लेके साथ चलना होगा। और समाज आगे कैसे बढ़ेगा? जब आप समाज के बीच में जाएंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बताएंगे। अब जैसे क्या होता था, पहले स्कॉलरशिप्स निकलती थी, आज भी होती हैं। आज आप देखिए कितनी एप्लीकेशंस आती हैं और आज से 10 साल पहले आप डाटा निकालिए कितनी एप्लीकेशंस आती थी। एप्लीकेशंस आती थी बट उसमें ऊपर से जो फ़ोन्स आते थे, लेटर्स आते थे कि भाई इनका कर लेना। आज की डेट में एक हज का कोटा पहले होता था, वो ख़त्म हो चुका है। पहले वो हज का कोटा किसके लिए होता था? जो ऊपर के लेवल के लोग बैठे हैं, मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स या एमएलएज, इनके लिए होता था। आज मोदी जी ने क्या बोला कि भाई सबके लिए, जो जाना चाहता है। कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया। केवीज़ में आप देखिए पहले क्या होता था, केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ कोटा होता था।